हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, दो एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे, इसके बाद 1.4 का वीडियो आएगा और फिर हम एक साथ जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे। चले आगे, चलिए तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो भाई रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करें? आपने बोला कि सर बड़ा आसान है, जैसे कि आपने रूट 2 को करा था। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर बेसिकली मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा और एक वीडियो के अंदर उस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स आई हैं वो एक साथ सॉल्व करूंगा अगर उनके प्रूफ्स पॉसिबल है तो, जैसे कि थ्योरम 1.1 1.2। अब उन्हीं में से एक थ्योरम में कहीं रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना सिखाया गया है तो वो थ्योरम भी मैं करवा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमें प्रॉपर वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फिर आप रूट 2 को करो, रूट 3 को करो, 5 को, 7 को, 11 को, सेम प्रोसेस चलेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कैसे करते हैं रूट 5 को रैशनल प्रूफ? हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? पहले हम कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान लेंगे कि भाई ये रैशनल है, फिर खुद ही ऐसी कंडीशंस पैदा करेंगे कि ये रैशनल हो ही नहीं सकता। अगर वो कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक प्रीवियसली प्रूव्ड फैक्ट या फिर अज्यूम्ड फैक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि उल्टा आ रहा है जितना हमने अज्यूम किया था उसके, तो हम बोलेंगे कि हमारा अजम्पशन इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर जो अजम्पशन लिया वो गलत था। या फिर कोई फैक्ट कई बार ऐसा होता है कि उल्टा आ जाता है, तो बोलेंगे कि ये फैक्ट, भाई मान लो 2 + 2 4 है पर यहाँ 2 + 1 3, 2 + 2 3 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फैक्ट इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ ये अज्यूम कर लिया था कि ये रैशनल है। समझ रहे हो ना? तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम उल्टा मानते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक थ्योरम नहीं पढ़ाई है, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, इसके बाद होगा, तो मैं यहां वो चीज समझा देता हूं। जैसे मान लो आप एक वकील हो, आपको किसी को क्या सिद्ध करना है कि भाई ये मर्डरर है, ठीक है? तो अब आप कोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे यूज करोगे? आपको प्रूफ करना है वो मर्डरर है, आप क्या बोलोगे? मान लेते हैं, चलो मान लिया कि आपने मर्डर नहीं करा, तो बताओ फिर आपकी उंगलियों के निशान वेपन पे कैसे आए? आप उस टाइम पे वहां क्या कर रहे थे? समझ में आया? अब पहले तो आपने उल्टा मान लिया, तो जो आपका क्लाइंट है वो सोच रहा है किस बात के पैसा ले रहा है भाई मुझसे, है खुद उसको गलत साबित कर रहा है। लेकिन आपने जैसे ये बोला कि मान लिया कि आपने मर्डर नहीं करा, तो वेपन पे आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? नाउ ही हैज नो एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? तो आपने उल्टा मान के खुद ऐसी कंडीशंस पैदा करी कि खुद को ही वापस से आप गलत प्रूफ कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, मेथड समझा रहा हूं, अब थ्योरम में कैसे यूज करेंगे वो अभी देखना है। तो हम लिखेंगे let us assume to the contrary that रूट 5 इज रैशनल। आपने मान लिया उल्टा कि भैया रूट 5 रैशनल है, देन रूट 5 कैन बी रिटन एज a upon b, where a and b are integers and b is not equals to 0। भाई आपको पता है एनी रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। चाहो तो आप p और q लिख लो यहाँ पर, मुझे इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन वैसे ही याद है तो आप p और q भी लिख सकते हो। लेट रूट 5 कैन बी रिटन एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे मान लो। अगर रूट 5 रैशनल है तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। अब मान लेता हूं कि भैया p और q में भी कुछ कॉमन फ्रैक्शन, कुछ कॉमन रेशियो आ रहा है। मान लो ये 4/10 है तो 2 कॉमन है कि नहीं है? लेट अस अज्यूम दैट p and q हैव सम कॉमन फैक्टर, देन वी विल डिवाइड p and q बाय दैट कॉमन फैक्टर टू मेक p and q एज कोप्राइम। मान लो थोड़ी देर के लिए कि p और q क्या है, ऐसे है 4/10, तो कॉमन फैक्टर काटने के बाद मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब तो ये कोप्राइम हो गए, तो हमें उस स्टेज तक भी लेके आना है ना? हमारे सारी पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं हम तो बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में। तो हमने कहा लेट p and q हैव सम कॉमन फैक्टर, देन we will divide p and q by that common factor
to get root 5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime। तो आपने बोला कि सर मान लेते हैं कि P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम उस कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर देंगे ताकि हमें A और B मिल जाए, A अपॉन B। अब तो A और B में कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने कहा ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, squaring both the sides we get 5 is equals to a square upon b square। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। 5 is equals to a square upon b square। दोनों तरफ अपन ने क्या करा बच्चों, स्क्वायरिंग कर दी। अब क्या करें, मैंने कहा इसके पहले एक थ्योरम आती है जो अगेन मैं थ्योरम वाले सेक्शन में प्रूव करवाऊंगा। उसमें ये होता है इफ p इज अ प्राइम नंबर and if p divides a square then it is compulsory that p will also divide a। क्या बोला मैंने कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि 3 ले लो, लेट्स से 3 इज अ प्राइम नंबर और 3 किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 जो है ना वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तुमने कहा जानबूझ के आप एग्जांपल ऐसा ले लो, मैंने कहा कोई भी एग्जांपल ले लो, प्राइम नंबर के लिए ये ट्रू है, सिर्फ प्राइम के लिए। आप 7 ले लो, अगर 7 किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में 7 आएगा। ये थ्योरम थी। मैं इसका प्रूफ तो मैं तो यहाँ तो क्या ही बताऊंगा क्योंकि प्रूफ तो इसका ऑलरेडी इस थ्योरम वाली वीडियो में मैंने बना दिया, मैंने अपलोड नहीं करी, मैं मानता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मैं ऑर्डर में अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे याद है 1.3 के बाद 1.4 आएगी, सॉल्व एग्जांपल्स आएंगे, फिर सारी थ्योरम्स आएंगी। अब मैं चैप्टर 2 से क्या करूंगा कि मैं जैसे आपको एक वन शॉट रिवीजन करवाता हूँ ना पूरा 2-2.5 घंटे का, उसके जस्ट बाद ही पहले मैं सारी थ्योरम्स को प्रूव करवा दूंगा जो भी इसमें करने लायक होगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की वीडियोस फिर सॉल्व एग्जांपल डालूंगा ताकि मुझे अगर रेफर करना हो तो मैं कर सकूं। मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करा तो उसमें मैंने प्रूव करवाया। वैसे अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, थ्योरम 1.23 ऐसा कुछ निकलनी चाहिए जिसमें आपका क्या होना चाहिए कि भाई p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। a पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है, लेकिन p पे कंडीशन है कि p प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपने कहा इससे क्या उखाड़ लोगे आप, मैंने कहा बहुत कुछ, जीवन में उखाड़ने के लिए बहुत कुछ है अपने पास, है ना। चलिए 5 भी एक प्राइम नंबर है, तुमने कहा हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ऐसे नहीं यार, कलर चेंज नहीं करना। हाँ, आई कैन राइट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। आपने कहा हाँ, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो b स्क्वायर आता है, तुमने कहा बिल्कुल आता है। पर मैंने कहा a और b तो इंटीजर है, तुमने कहा बिल्कुल है। तो मैंने कहा b का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तुमने कहा हाँ बिल्कुल होगा। अब अगर b का स्क्वायर इंटीजर है, इसका मतलब यह है कि किसी को किसी से डिवाइड करने पर अगर इंटीजर आता है तो वो न्यूमरेटर उस डिनोमिनेटर से डिविजिबल है कि नहीं है। हम क्यों बोलते हैं कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि डिवाइड होने पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। 5 2 से डिवाइड होता है क्या, जबरदस्ती करोगे तो 2.5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बट 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो हम नॉट डिविजिबल मानते, तभी तो ऑड नंबर है वो। तो आप देखना, implies that 5 divides a square, which again implies that 5 divides a। तो आपने बोला इसका मतलब 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो थ्योरम यही तो कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को करेगा तो वो a को भी करेगा। आपने कहा दैट इज सो 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 5 a को डिवाइड करता है तो 5 को लिख सकता हूं मैं, सॉरी 5 a को डिवाइड करता है तो मैं लिख सकता हूं, सो a इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c। तो आपने बोला इसका मतलब a क्या होगा, 5c की फॉर्मेट का होगा। अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 की टेबल में कभी ना कभी आता होगा। तुमने बोला ये क्या कचरा लिखा है, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 इंटू समथिंग होगा ना किसी जमाने में, या 2 की टेबल में आता होगा, साफ बात है। अगर तुम कह रहे हो कि 5 a को डिवाइड करता है
तो 5 के टेबल में ए कभी ना कभी तो आता होगा ना, कितनी बार आता है, मैं मान लेता हूँ सी टाइम्स आता है, मुझे नहीं पता कितनी बार आता है पर सी टाइम्स आता होगा, सिंपल सी बात है। तो फॉर सम इंटीजर सी मान लिया, आपने कहा मान लिया, मैंने कहा अब इसी बात पे ये जो इक्वेशन थी कहाँ गई, ये रही, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह डाल दूंगा 5c अपॉन 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर कितना निकल के आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5। वापस से वही कंडीशन पैदा हो रही है, अभी आपने बोला कोई इंटीजर c, तो अगर बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आता है तो इसका मतलब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, which implies that 5 divides b square, which implies that 5 divides b। सही बात है, आपने कहा सही बात है, इसका मतलब क्या हो गया, implies that अगर 5 b को भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, implies that 5 is a common factor of both a and b। आपने कहा हाँ तो सही बात है, अगर वो a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी कर रहा है तो कॉमन फैक्टर है दोनों का, पर मैंने कहा नहीं होना चाहिए ना, तुमने p बाई क्यू माना, तुमने एक स्टेप ज्यादा ली, यू हैव टेकन ऑल द पेन टू प्रूव देम या फिर टू रिड्यूस देम टू द फॉर्मेट कि ए और बी को प्राइम आ जाए। तुमने इसके बाद ये बेचारी पीली वाली लाइन जो है इसी बात पे तो मेहनत करी कि भैया अगर कुछ कॉमन है तो भी डिवाइड करके हम को प्राइम ले आएंगे, तो तुमने तो को प्राइम कर दिए थे ना। फिर को प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जो आपस में प्राइम होते हैं, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। फिर 5 कैसे कॉमन आ रहा है, तुमने कहा हाँ, तो आपने क्या करा, कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ गए आप मार्केट के अंदर। आप लिखोगे बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। सही बात है, पर इसने तो उस फैक्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि A और B को-प्राइम है। तो आपने बोला दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is rational। तो आपने बोला कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने शुरुआत में ही अजम्पशन गलत ले लिया कि रूट 5 क्या है बच्चों, रैशनल है, एंड hence it can be concluded that root 5 is irrational। तो आप एक कंक्लूड कर सकते हो कि रूट 5 क्या होगा बच्चों, इर्रेशनल होगा। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि सर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। छाप लेंगे, मैं 5-7 सेकंड दूंगा ताकि आप नोट कर लें, ठीक है। पॉज करके वीडियो को जल्दी से छापेंगे इसको। देखो मेरे को पता है कि क्वेश्चन के हिसाब से मैं काफी ज्यादा समय ले रहा हूँ इसको सॉल्व करने में, बट एक ही क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैंने थ्योरम नहीं करवाई है। मैं ये मांग के चल रहा हूँ कि भैया तुम पहली बार पढ़ रहे हो कि हाउ टू प्रूव समथिंग रूट 2, रूट 3, रूट 5 टाइप इर्रेशनल, ठीक है। इस तरह के सवाल को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है, मैंने हर चीज समझाने की कोशिश करी है। 5C क्यों लिखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही क्या होता है ना, अजम्पशन को उल्टा करने का क्या मतलब है। जिनको ये आता है उनको थोड़ा सा बोरिंग और लंबा लग रहा होगा, आई एक्सेप्ट दैट, बट देखो बच्चा फिर यूं होता है ना कि अगर अपने को सिर्फ सॉल्यूशन ही चाहिए होता, अपने कोई चीजें पहले से आती है तो नेट पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे हो तो उसमें ऑलरेडी आपको पीडीएफ इन सबके मिल जाएंगे, इसी का सेम यही पीडीएफ। तो सॉल्यूशंस तो वैसे आपको नेट पे बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट आप एक्सप्लेनेशन चाहते थे इसलिए तो आप वीडियो में आए हो।
और मेरे वीडियोस के साथ एक मजबूरी और है, तुम इसको 1.25 की स्पीड पे भी नहीं देख सकते, मैं बोलता इतना फास्ट हूँ। मेरी बाय डिफॉल्ट मेरी बोलने की स्पीड 1.25x होगी, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। चलें आगे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब इस तरह के नंबर्स के लिए ना इतना लंबा कचरा करने की जरूरत नहीं है, मैंने रिवीजन वाले लेक्चर में समझा दिया था कि एक रैशनल और एक इरैशनल का जो सम और डिफरेंस होता है वो हमेशा इरैशनल ही आता है। एक रैशनल और एक इरैशनल का प्रोडक्ट जो होता है वो भी इरैशनल ही होता है, ठीक है, अगर आप जीरो के साथ नहीं कर रहे हो तो, है ना। जीरो को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो जीरो आएगा सर, जो कि इरैशनल है। दो इरैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल। √2 × √2 2 होता है, लेकिन √2 × √3 √6 होता है, राइट। आपने कहा बट सर उससे काम नहीं चलेगा ना, वो तो एक कंक्लूजन वाली बात है जो एमसीक्यूज में चल जाती है बात, या आपको पता है कि भाई हमको जज करना है रैशनल इरैशनल तो वहां प्रूफ कर दोगे। राइटिंग में कैसे करोगे, सब्जेक्टिव पेपर में करके दिखाता हूँ। यहाँ अपने को उतना लंबा कार्यक्रम नहीं करना जो अपन √2 √3 के लिए करते हैं, अपने को अब वो चीज डायरेक्टली यूज करनी है। भाई थ्योरम क्यों है, प्रूव दैट √2 इज रैशनल, ये थ्योरम के नाम से क्यों दिया हुआ है, ताकि आप इसको आगे यूज कर पाओ। हर जगह अगर तुम्हें पूरा प्रोसेस लगाना पड़ रहा है तो फिर थ्योरम्स पढ़ाने का सेंस क्या है। अगर तुम्हें हर जगह प्रूव ही करनी पड़ रही है चीज, तो यहाँ प्रूव नहीं करना है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। देखो कैसे लिखोगे, आपने बोला कि लेट, अब ध्यान से सुनना, वही काम, लेट अस assume to the contrary that 3 + 2 √5 is rational। सही बात है। Then 3 + 2 √5 is equals to a/b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। तो आपने बोला कि we will write 3 + 2 √5 is equals to a/b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। आपने कहा सही बात है, मैंने कहा बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कोई भी इरैशनल जो नंबर है वो इरैशनल नंबर को अगर आप रैशनल अज्यूम करते हो, तो रैशनल अज्यूम करते हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि रैशनल की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी कोप्राइम, ना हो तो भी चलेगा, एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। यही हमारी डेफिनेशन होती है, जस्टिफाई करवा दी। अब क्या करोगे, यहां से आधा सवाल सॉल्व हो गया। यहां तक इंप्लाइज दैट 2 √5 क्या निकल के आएगा, a/b - 3, which is a - 3b/b, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से √5 क्या निकल के आएगा, a - 3b/2b। आप ध्यान से सुनिएगा, सिंस a, b and 3 ऑल दीज ऑफ, जिसमें 4 नंबर्स हैं a, b, 3 और 2, चारों के चारों इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का कुछ भी कचरा कर लो, प्रोडक्ट कर लो, माइनस कर लो, मिक्स्ड डीमास लगा लो, कुछ भी लगा लो, इंटीजर का सारा कचरा करने पर जो फाइनल आंसर है वो हमेशा रैशनल आएगा। मैं ये नहीं कह रहा इंटीजर आएगा, मैं खुद ही मान रहा हूं कि भाई दो इंटीजर्स के लिए जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। तुमने कहा कहां 10th क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी आप लेके आ रहे हो, मैंने कहा सुनो भाई, याद होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो सेम तरह की क्वांटिटीज पे कोई ऑपरेशन लगाते हो, 4 ही ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, तो आने वाला आंसर भी उसी क्वांटिटी में आना चाहिए, ये पॉइंट है। किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करते हो तो किलोग्राम आता है, आएगा, माइनस करोगे तो आएगा, लेकिन केजी में केजी मल्टीप्लाई करोगे तो केजी का स्क्वायर आता है, समझ रहे हो। सो मल्टीप्लीकेशन इन किलोग्राम, जैसे कि आपकी यूनिट से, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, वैसे नंबर्स में होता है। अगर दो इंटीजर्स में कोई ऑपरेशन लगाने पर आंसर इंटीजर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीजन में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर क्या सेम टाइप का नंबर आ रहा है, देख लो। 5 को 2 से डिवाइड करने पर 5/2 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन 5 रैशनल है, 2 रैशनल है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर क्या आंसर रैशनल नंबर आता है, हमेशा आता है, बस 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, वो तो अपन डेफिनेशन में दे देते हैं। तो हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो a - 3 भी एक इंटीजर होगा,
2b भी एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर होगा तो रैशनल ही ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीजर होगा, मैं खुद ही मान रहा हूं कि नहीं हो सकता। 10/5 करते हो तो 2 आता है, लेकिन 5/2 करते हो तो इंटीजर नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो ले दे के जो कुछ भी होगा आएगा तो ये रैशनल ही। आपने बोला सिंस a, b, 3 and 2 are integers, so a minus 3b upon 2b is rational, is। आपने बोला तो ये जो कचरा है, जो भी आपने यहां पर कचरा लिखा हुआ ये रैशनल आएगा, राइट? आपने कहा बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर सर किसी इक्वेशन का RHS रैशनल है तो LHS रैशनल तो नहीं हो सकता। अगर ये रैशनल है, दिस इंप्लाइज दैट √5 इज आल्सो रैशनल। अगर RHS रैशनल है तो LHS भी। RHS तो पक्का रैशनल है क्योंकि तुमने बोला है कि इंटीजर सब कुछ, तो LHS भी रैशनल आना चाहिए ना। बट भाई ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या कर रहा है, यूनिवर्सल तो नहीं बोलूंगा बट अभी जस्ट प्रूफ करके आए कि √5 रैशनल होता है, तो करी कराई चीज को गलत साबित कर रहा है भाई। तो तुमने कहा पॉइंट है। अगर कल से कोई तुम्हारी थ्योरम ये प्रूफ कर दे कि एप्पल ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर गिरता है, तो तुम तुम्हारी थ्योरम को गलत मानोगे ना। वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि नीचे ही गिरता है एप्पल, वही बात है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो आपने बोला इंप्लाइज दैट √2 इज इररेशनल, बट आप क्या लिखोगे? बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ये अभी तो प्रूफ करके आ रहा हूं जस्ट। this contradiction has arisen because of our wrong assumption that 3 plus 2 √5 is rational। तो आपने जो गलत अज्यूम किया था कि भैया 3 + 2 √5 रैशनल होगा, ये उसी गलत अजम्पशन की वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है। आप लिख सकते हो हैंस 3 + 2 √5 इज इररेशनल। इररेशनल को थोड़ा इज्जत के साथ लिख दिया जाए। सही बात है। तो आपने बोला इररेशनल होगा क्योंकि सर ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है, सीधी सी बात है। छापो जल्दी से। फिर अगले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में आई थिंक पार्ट्स हैं, है ना? चलिए, आई होप नोट हो गया होगा अभी तक, है ना? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। 3 पार्ट है। हरा कलर ये बताता है कि मैं हर पार्ट के लिए एक स्लाइड लेने वाला हूँ, ये मेरे को समझाने के लिए कि मैं तो कोई बुक लेके नहीं बैठता, है ना? तो मुझे बताना चाहिए ना मैंने किसके लिए स्लाइड दी है नहीं दी है। तो मैंने तीनों के लिए अलग अलग स्लाइड दी है, तीनों पार्ट्स के लिए। व्हाइट जहां पर आता है उसका मतलब समझ जाओ कि उसी स्लाइड में सॉल्व करना है मेरे को। इससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि कितना स्पेस में मुझे कवर करना है ना? मैं बहुत प्लानिंग से काम कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि फिर मेरा ये है ना यार कि तुम्हें बाद में ये नोट्स देने, वीडियो के हिसाब से तो नहीं बना रहा हूँ। मेरे खुद के जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, किसी की कोई क्लास मिस हो जाए, कोई छुट्टी पड़ जाए, किसी की कोई घर में शादी हो जाए, तो कम से कम यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस तो है कि भाई देख ले वो क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना आके। यहाँ पर सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके अलावा मेरे जो सॉल्यूशन है वो तुम्हें PDF फॉर्मेट में ग्रुप में देना भी है। तो बेचारे बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, साफ बात है ना? बाकी जो बाहर के बच्चे देख रहे हो तो बहुत ही बेनिफिट होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो ये 3 पार्ट करने हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन 2 में क्या है वही कचरा यहाँ पर करना है, मतलब प्रॉपर थ्योरम कहीं प्रूव नहीं करनी है अपने को। चलिए, प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी। जल्दी से स्पीड में करते हैं।
then 1 by root 2 is equals to a by b, where a comma b are co-prime integers and b is not equals to 0। तो आप देख सकते हो जहां पर a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 इज इक्वल्स टू b बाई a, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप लिखोगे since a and b are integers, since a and b are integers, comma, so b upon a is a rational number। सही बात है, तो b upon a rational होगा, implies that root 2 is also rational। भाई किसी इक्वेशन का अगर RHS रैशनल है तो LHS भी तो रैशनल होगा। तो आपने क्या बोला, अगर b अपॉन a रैशनल है, रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो मतलब a अपॉन b रैशनल है तो b अपॉन a भी रैशनल होगा, और अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होगा। बट रूट 2 तो रैशनल होता है, ये तो नॉन फैक्ट है। बट दिस, ये तो थ्योरम है भैया तुम्हारे बुक में, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that root 2 is irrational। This contradiction has arisen because of our wrong assumption, that root 2 is rational। ठीक है बच्चों, तो आपने गलत माना था कि बच्चों रूट 2 रैशनल होगा। सो यू कैन राइट, so we can conclude that 1 upon root 2 is, अच्छा यहाँ पर ही 1 upon रूट 2 आएगा बच्चों। भाई रूट 2 इरेशनल है, ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने गलत असम्पशन किया था कि 1 upon रूट 2 रैशनल है, नॉट रूट 2, है ना। दिस सो वी कैन कंक्लूड दैट 1 upon रूट 2 इज इरेशनल। भाई इरेशनल का रेसिप्रोकल भी इरेशनल ही होगा। सही बात है, छापो। तो सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करते हैं अपन। चलिए हो गया होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 7 रूट 5। तो वही काम, लेट अस assume to the contrary that 7 root 5 is irrational। आपने बोला let us assume to the contrary that 7 root 5 is irrational, then 7 root 5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। तो आपने बोला a अपॉन b, जहां पर a और b को प्राइम इंटीजर्स है और b नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो आप क्या लिखने वाले हो, implies that रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b। अब a अपॉन b अगर रैशनल है तो a अपॉन 7b भी रैशनल ही होगा, है ना। p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ है अभी भी। तो आप क्या बोलोगे, since a, 7 and b are integers
comma, so a upon 7b is a rational number, which implies that root 5 is also rational. आपने बोला कि भैया अगर a अपॉन 7 भी रैशनल है तो किसी इक्वेशन का RHS अगर रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा, यही इंप्लाई कर रहे हो। लेकिन ये तो एक जग जाहिर फैक्ट कि रूट 5 रैशनल है उसको गलत साबित कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 5 is, ये पहले गायब हो जाता है एक तो, ये पीपीटी में बड़ी दिक्कत आती है, पीडीएफ में लिखने में मजा आता है, एक बात है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 5 is rational, राइट। भाई ये तो उस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 रैशनल है, तो प्रूव करके आ रहे हैं अपन। तो आप क्या लिखोगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that 7 root 5 is rational। आपने इसको रैशनल माना था इसलिए सब हुआ, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट सेवन रूट 5 इज तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि 7 रूट 5 क्या होगा? इररेशनल होगा। सही बात है, क्योंकि उसको रैशनल मानने पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। छापो जल्दी से। चलिए नोट हो गया होगा। लास्ट पार्ट की बात करते हैं अपन। लास्ट पार्ट क्या कहता है अपन से? 6 प्लस रूट 2। तो आप देखना, लेट अस अज्यूम to the contrary that 6 plus root 2 is rational। मान लेते हैं रैशनल है, ठीक है। then 6 plus root 2 is equals to a upon b। सही बात है, ऐसा लिख सकते हो, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। आपने बोला जहां पर a और b कोप्राइम इंटीजर्स होंगे और b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सही बात है। दिस implies that root 2 is equals to a upon b minus 6, which implies that root 2 equals to a minus 6b upon b। now since a comma b and 6 are integers, since they are integers, so a minus 6b upon b is a rational number, so a minus 6b upon b is a rational number। सही बात है, आपने बोला बिल्कुल। अगर RHS किसी का रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा, ठीक है। This implies that
√2 is also a रैशनल नंबर। आपने बोला कि सर इससे तो ये पता पड़ रहा है कि √2 भी रैशनल है, बट ये तो हमारा जो फैक्ट है कि भाई √2 इरैशनल है उसको गलत साबित कर रहा है। तो आपने बोला बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। आपने बोला लेकिन इससे तो ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि √2 इरैशनल है कि नहीं है? तो आप लिख सकते हो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that 6 plus √2 because of our wrong assumption that 6 plus √2 is रैशनल। भाई आपने अभी इसको माना था ना, जिसको रैशनल प्रूव करना है उसको आपने रैशनल माना, उसको मानने के चक्कर में इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि भाई जिसको आप रैशनल प्रूव करके आ रहे हो वो बेचारा रैशनल निकल के आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपका अजम्पशन ही गलत है। Hence we can conclude that 6 plus √2 that 6 plus √2 is irrational। सही बात है, तो आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं। छाप लेंगे जल्दी से। चलिए, नोट हो गया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है वो समाप्त हो जाती है। अब एक बात मेरी तरफ से, अगर आपको मेरा पढ़ा है वो अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कोटा में कहीं भी रहते हो, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं कोटा के अंदर कि भाई अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत से बच्चों को नीड नहीं भी होती है, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, आपको लगता है कि कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स में डाउट है, तो हम चैप्टर वाइज क्लासेस लेके आए हैं। नॉट अ डाउट क्लास बट अ कंप्लीट क्लास, जिसमें हम एक दिन के अंदर या तो संडे या कोई ऐसा ऑड डे पकड़ेंगे अपन, जिसमें अपन मॉर्निंग में 8 या 9 o'clock शार्प क्लास स्टार्ट कर देंगे, और 2-2 घंटे के बाद आधे घंटे का गैप देते हुए करीब 7 या 8 घंटे की क्लास के बाद आपको शाम को 6 या 7 बजे छोड़ेंगे, जिसमें पूरा एक चैप्टर स्क्रैच से कंप्लीट कराएंगे, जिसमें एनसीईआरटी आ जाएगी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी मैक्सिमम मेजर क्वेश्चंस हमें लगते हैं वो कराएंगे, प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करा के आपको एक टेस्ट पेपर और डीपीपी भी लास्ट में दी जाएगी। वो टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करना है घर पे, अगर आप हमारे सामने उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हमसे कॉपी चेक करवाना चाहते हैं, तो हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, उसको भी हम लॉन्च कर चुके हैं कोटा के अंदर ही ऑफलाइन। लेकिन सर अगर हम कोटा के अंदर नहीं रहते हो, हमको आपसे पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर ये हमारी मेल आईडी है, यहाँ पर आप जाके मेल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, राइट। तो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है, पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं इतनी कॉस्ट हमें लगानी है, राइट, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है, और मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि पूरे सिलेबस की नीड आपको जब एक बार में आप पढ़ते हो तभी पड़ती है। एक पर्टिकुलर समय के बाद कुछ इंडिविजुअल 2-4 चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं में आपको डाउट रहते हैं। हाँ, ये बता दूं कि ये सुविधा अभी सिर्फ 10th और 12th बोर्ड वालों के लिए है, 9th और 11th वालों के लिए मैं ये सुविधा नहीं लेके आया हूँ। मेरे को लगता है मैं फ्यूचर में लाने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि देखो यार 9th और 12th के पास इतना टाइम होता है, 9th 11th के पास, कि वो खुद से चीजें कर सके, यूट्यूब से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ये जो क्लासेस है इंडिविजुअल, ये भी सिर्फ मैथ्स के लिए शुरू करी है हमने, वो भी 10th और 12th बोर्ड्स वालों के लिए, राइट। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर अपन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो आएगा और फिर इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स है उन थ्योरम का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको थ्योरम समझा दूंगा। अगर उनमें प्रूफ अवेलेबल होंगे तो प्रूफ भी मैं करवाऊंगा, वरना थ्योरम के स्टेटमेंट्स और उनकी मीनिंग मैं ऑलरेडी आपका जो रिवीजन वाला लेक्चर है वहां पर कवर अप कर चुका हूं। आई होप आपको समझ में आ गई होगा। हाँ, एक बात और, इन सब के बाद हर चैप्टर का जैसे मैं एक वन शॉट लेक्चर बनाता हूँ 2 या 2.5 घंटे का, जिसमें मैं सब चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है सारे समझा देता हूँ डीप में, बट मैं ज्यादा ही डीप में चल जाता हूँ। ठीक है, इतना गहराई में अगर आपको लास्ट में रिवीजन करना है तो आप पॉसिबल नहीं हो पाओगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मुझे नहीं पता कब, हर चैप्टर का एक 10 या 15 मिनट का मैं एक शॉर्ट रिवीजन लेके आऊंगा जिसमें उस चैप्टर की सिर्फ रेलिवेंट जो चीजें हैं उन्हीं को रिकॉल कराऊंगा, ताकि एग्जाम की एक रात पहले आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।